क्या है माइक्रोफोन कहाँ कर दिया मेरी समझ में आ रही। हेलो स्टूडेंट्स, आपको पिछली मीटिंग में हमने बताया यूनिट 3 के अंदर जो उप क्षेत्र और उपवलय थी उसके बारे में। और आज इस मीटिंग में हम कुछ और भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। आकाश, अरे ये क्या कर रहे हो भाई? कुछ और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ही आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और अगली यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल 3 के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। एग्जाम्पल 4 के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ये कहा है, सिद्ध कीजिए कि ए बी 0C रूट के सभी आव्यूह का समुच्चय एस, यानी एस इज इक्वल टू दे रखा है कोई भी मैट्रिक्स ए बी 0C टाइप की पूर्णांकों का समुच्चय पर बनी सभी 2x2 की आव्यूह के समुच्चय आर का उपवलय है। यानी यहाँ ए बी सी जो भी हैं ये पूर्णांक z से लिए गए हैं और 2x2 की जो आव्यूह यानी 2x2 की जो मैट्रिक्स हैं उनका समुच्चय है वो आर है, या ये कह सकते हो, तथा 2x2 की मैट्रिक्स का समुच्चय आर का उपवलय है। यानी हमें एस है उसे आर का उपवलय सिद्ध करना है। इसमें आर के बारे में कहा है कि आर वलय है, 2x2 की जो मैट्रिक्स आर वलय है ऐसा कहा है। तो हमसे प्रूफ करवाया है कि जो एस है यह एस आर की उपवलय है। आव्यूह यानी जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखे हैं उनमें से दो ऑपरेशन है, एक तो जोड़ का, दूसरा है गुणन का। तो आप देखेंगे यहाँ कि जो एस है इसको आर की उपवलय बताना है। उपवलय बताने के लिए आर के अंदर तो क्या है, 2x2 की जितनी भी मैट्रिक्स हैं वो सभी एलिमेंट दे रखे हैं, यानी 2x2 की मैट्रिक्स है आर के अंदर। चलो यही लिख देते हैं, अर्थात आर इज इक्वल टू ए बी सी डी या एक्स वाई जेड करके लिख सकते हो। ए बी सी डी टाइप की सभी मैट्रिक्स हैं, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू जेड। और जो एस है उसमें केवल ये जो सी एलिमेंट है ये 0 दे रखा है यहाँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ सी है तो यहाँ भी सी हो, इसीलिए ये कुछ भी हो सकता है, या आप इसको और कुछ मान सकते हो एक्स वाई जेड की फॉर्म में, एक्स वाई जेड, और यहाँ कुछ नया डब्ल्यू मान लें, और इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू बिलोंग्स टू जेड। तो आपके लिए जो एस है और आर है इनमें बस इतना अंतर है कि ये जो एलिमेंट है जो कि दूसरी
पंक्ति का पहला अवयव यानी A21 जिसे कहें, A21 की वैल्यू है इसमें 0 है। तो आप देखेंगे चूंकि S सबसेट ऑफ R है, यानी S के अंदर वे सभी मैट्रिक्स हैं। देखो R के अंदर तो क्या है, 2×2 की सभी मैट्रिक्स हैं, लेकिन S के अंदर क्या है कि वे सभी मैट्रिक्स हैं जिसका एलिमेंट A21 है वो 0। तो ये तो स्वतः ही आप कह सकते हैं कि S सबसेट ऑफ R है। अब हमें R को उपवलय सिद्ध करना है। तो R को उपवलय सिद्ध करने के लिए आप सिद्ध करेंगे कि अगर इस S की कोई भी दो मैट्रिक्स लें, S की आप कोई भी दो मैट्रिक्स लें और उनमें से एक को कैपिटल X कह दें और दूसरे को कैपिटल Y कहें, तो उपवलय सिद्ध करने के लिए x माइनस वाई ये भी S में आना चाहिए और दूसरा x इंटू वाई है यह भी S में आना चाहिए। अगर इतना आप प्रूव करते हैं तो हम कह देंगे कि जो S है वह R का एक उपवलय है। तो हम इसमें लेकर के चलेंगे, माना x इज इक्वल टू, यानी x और y दो एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं, माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू S, जहाँ x इज इक्वल टू A1 B1 0 C1 तथा y इज इक्वल टू A2 B2 0 D C2 for all A1 B1 C1 D1 A1 B1 C1 कॉमा A2 B2 C2, ये सारे के सारे एलिमेंट Z के हैं, यानी ये सब पूर्णांक हैं। और अगर ये पूर्णांक हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो x माइनस वाई होगा, अब x माइनस वाई के बारे में हम चर्चा करें तो x की वैल्यू है अपने पास A1 B1 0 C1 माइनस वाई की वैल्यू है A2 B2 0 C2। तो माइनस करेंगे, किसी मैट्रिक्स को माइनस करने के लिए A1 में से A2 माइनस होगा, B1 में से B2 माइनस होगा, 0 में से 0 माइनस होगा, C1 माइनस C2 होगा। अब क्योंकि x माइनस वाई है वो भी फिर S का एलिमेंट होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सभी Z के एलिमेंट हैं। तो फिर कोई भी दो पूर्णांक हों उनको घटाएं तो भी वो एक पूर्णांक ही आता है, यानी A1 में से A2 घटाएं या फिर B1 में से B2 घटाएं या फिर C1 में से C2 को माइनस करें, तो ये सब Z के एलिमेंट होंगे। अभी हमने x माइनस वाई बिलोंग्स टू S बताया, यानी ये फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई की। सेकंड वाली जो कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसको भी प्रूव करें हम। तो गुणन के लिए जो कंडीशन है इसको प्रूव करें, तो इसमें x इंटू वाई तथा x इंटू वाई, तो x की वैल्यू है अपने पास, x की वैल्यू है A1 B1 0 C1 A1 B1 0 C1, y की वैल्यू है A2 B2 0 C2। गुणा करें इनका, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, A1 A2 आएगा, A1 A2 B1 का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करें तो A1 B2 प्लस B1 C2 0 C1 का इससे करें तो 0 और ये C1 का करेंगे 0, फिर 0 C1 का यहाँ करेंगे तो बनेगा C1 C2। आप देखेंगे यह भी S में बिलोंग करेगा, क्योंकि कोई ये जो A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सभी Z के मेंबर हैं या Z के एलिमेंट हैं। अगर हम इनका गुणा करें तो A1 A2 है वो भी Z में होगा, यानी दो पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो वो भी Z का एलिमेंट होगा। और दो पूर्णांकों के गुणनों का योग करें यानी A1 B2 प्लस B1 C2 करें तो भी ये Z का एलिमेंट होगा, और C1 C2 है ये भी Z का एलिमेंट होगा।
अतः x और y को s के एलिमेंट लेके चले, x माइनस y है वो भी s का आ गया, तथा x इंटू वाई है वह भी s का एलिमेंट हो गया। तब हम कह सकते हैं कि s वलय R की उपवलय है। अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं कमेंट्स में। आवाज़ कम आ रही है। चलो आवाज़ बढ़ा देंगे अभी। इसमें से आप और भी क्वेश्चंस कर लोगे, एग्जाम्पल ओनली। इसके और भी एग्जाम्पल करोगे। एक आप फर्स्ट क्वेश्चन है उसको कर लें, एक 6 क्वेश्चन है इसको करें, पहला, छठवां और नवां, बस ये क्वेश्चन और करने हैं आपको। पहला, छठवां और नवां, ये यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 1, 6 और 9 इनको करोगे। नंबर की यूनिट, ये जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है आपके सिलेबस में नहीं है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए ये वलय समाकारता है, सिलेबस में से हटा और केवल 4th नंबर की यूनिट मिलेगी, 5th नंबर की यूनिट नहीं मिलेगी। इससे पहले क्या था कि इसमें 4th नंबर की जो यूनिट है वह भी कंप्लीट नहीं थी। इस बुक के साथ में एक और बुक जोड़ दी गई है पिछली बार से, रैखिक बीजगणित लीनियर अलजेब्रा के नाम से है। तो लीनियर अलजेब्रा के नाम से ये जो यूनिट आपकी रहेगी 4th यूनिट नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 10 है, सदिश समष्टि, वेक्टर स्पेस जैसे कहें। तो इस सदिश समष्टि के अंदर 2 शब्द आपको पहले जानने हैं। उन शब्दों में पहला तो है आंतरिक द्विचर संक्रिया, और दूसरा होता है बाह्य द्विचर संक्रिया। तो एक तो है आंतरिक द्विचर संक्रिया और दूसरी है बाह्य द्विचर संक्रिया। जो संक्रिया आपने पहले पढ़ी थी केवल संक्रिया तो वही है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कुछ नहीं, जो नियम होते हैं वही संक्रिया होती हैं, लेकिन नियम पे भी कुछ कंडीशन होती है। जो नियम होते हैं वह भी क्या है, संक्रियाएं ही होती हैं। और नियम तो एक तरह से जो फलन डिफाइन करते हैं उसमें जो एफ होता है, एफ भी एक नियम होता है। तो हम यह कह सकते हैं आंतरिक द्विचर संक्रिया के लिए, माना कैपिटल बी एक अरिक्त समुच्चय है तथा एक प्रतिचित्रण एफ
V क्रॉस V2V है, तब यहाँ जो FV2V प्रतिचित्रण है इसे हम आंतरिक द्विचर संक्रिया कहते हैं। तब F आंतरिक द्विचर संक्रिया कहलाती है। ऐसे ही बाह्य द्विचर संक्रिया की बात करें बाह्य के लिए क्या है कि हम दो सेट लेके चलेंगे। माना एक तो है कैपिटल F, दूसरा है कैपिटल V। माना कैपिटल F तथा V दो अरिक्त समुच्चय हैं। तब प्रतिचित्रण F क्रॉस V2V बाह्य द्विचर संक्रिया कहलाती है। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो समझेंगे। V क्रॉस V का मतलब है कार्तीय गुणन, और F V क्रॉस V से V का ही अवयव आई। यहाँ दोनों सेट सेम है, लेकिन V क्रॉस V से जो अवयव मिल रहा है वो V में ही मिले। पहले आप एक काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें, दोनों ही डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर समझेंगे आप इसमें कि F है, F आंतरिक द्विचर संक्रिया कहलाती है। कंडीशन कि V क्रॉस V का जो एलिमेंट हो कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप से, वह एलिमेंट V का ही हो जाए। F V क्रॉस V से, यानी F है वो V क्रॉस V में जो भी बने एलिमेंट वो V का हो, तब तो यहाँ आंतरिक द्विचर संक्रिया कहते हैं। आगे चल करके हम इस V को एक नाम देते हैं सदिश। इस V को नाम देते हैं सदिश, और यहाँ जो F है वो इसको क्षेत्र नाम देते हैं, और क्षेत्र ही रहता है फील्ड जिसे कहो। और इस फील्ड के अवयवों को सुविधा के लिए अदिश कह देते हैं, और इस V को सदिश के नाम से जानते हैं, सदिश। लेकिन एक और बात आती है कि क्षेत्र जो F है, F में सिंपल योग और डॉट लेते हैं संक्रिया, लेकिन V है, V के लिए सर्कल में प्लस लगा देते हैं संक्रिया योग के लिए। और अगर इस F को, जो कि हम कह रहे हैं कि अदिश कहते हैं, और जो V है इसको सदिश कहते हैं, अगर इस F का एलिमेंट कोई अल्फा है और इस V का एलिमेंट कोई A है, तो इस आदेश का सदिश के साथ गुणा किया जाए, तो यहाँ फिर ये डॉट वाला जो सर्कल में है, इस डॉट को काम में लेते हैं। यानी आदेश का सदिश से गुणा करने के लिए, आदेश का सदिश से गुणा करने के लिए हम अल्फा डॉट एक काम में लेते हैं, सर्कल में डॉट काम में लिया जाता है। और अगर दोनों के दोनों एलिमेंट F के हों, अगर दोनों ही एलिमेंट F के हों, अल्फा और बीटा, तो इनको गुणा करने के लिए सिंपल डॉट काम में लेते हैं। तीसरा है इसमें कि ये जो F के एलिमेंट अल्फा और बीटा हैं, इनको ऐड करने के लिए सिंपल काम में लेंगे प्लस। यहाँ जो अल्फा और बीटा हैं उन्हें अदिश कहेंगे, क्योंकि ये फील्ड F के एलिमेंट हैं। और अगर हम ये कहें कि जो V है इसके एलिमेंट हों A और B, इनके लिए अगर हमें सिंबल काम में लेना है तो प्लस सर्कल में, और अगर डॉट काम में लेना है तो सर्कल में ही डॉट काम में लेना होगा। तो ये रहेंगे इनके यूज। अच्छा, अब एक शब्द है सदिश समष्टि।
सदिश समष्टि की कुछ कंडीशन है, कुल 5 कंडीशन है। अगर वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी अरिक्त समुच्चय F, तो लेकिन उस पर कुछ संक्रिया भी डिफाइन होती हैं, उसके उन संक्रियाओं के सापेक्ष वह अरिक्त समुच्चय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि आपने फील्ड के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिंग के लिए पढ़ी थी, सेम उसी तरह से यहाँ है सदिश समष्टि के लिए। इसमें जो भी आपको समझाया गया है दोबारा से लिखाया जाएगा, केवल आंतरिक और द्विचर बाह्य द्विचर संक्रिया की डेफिनेशन के अलावा। इसलिए आप ज़्यादा दिमाग न लगाएंगे अभी, कहीं कॉपी को बेकार करें और जो नोट्स बना रहे हैं वो साथ के साथ अच्छे से बनाते चलो। आपसे पिछली यूनिट में कहा था कि कुछ जो एग्जाम्पल हैं उनको करोगे, जो अच्छे एग्जाम्पल हैं उनको बहुत अच्छे से करेंगे, और कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए थे उनको भी करेंगे। अब हम यहाँ सदिश समष्टि की जो परिभाषा है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सदिश समष्टि की डेफिनेशन है उसकी बात करें हम, लेकिन इस डेफिनेशन से पहले आप एक बार रिजॉइन करोगे, सभी स्टूडेंट रिजॉइन करेंगे, क्लास को दोबारा से ज्वाइन करें।